हेलो फ्रेंड्स, साइनिंग स्टार एकेडमी में आप सबों का स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है CNT एक्ट पर है। और पिछले CNT एक्ट पर हमने 3 से 4 वीडियो बना चुका है। ये हमारा आज का वीडियो है। इसमें हम अध्याय 2 के बारे में देखेंगे। पूरे CNT एक्ट में हमें मालूम है कि 19 अध्याय है। 1900 अध्याय में हमको 19 अध्याय नहीं जानना है, कुछ इम्पॉर्टेंट अध्याय को जानना है। वो हम आगे बात करेंगे कौन से अध्याय में कौन सी धाराओं को हमको जानना महत्वपूर्ण है। ठीक है, आज हम अध्याय 2 की बात करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने अध्याय 1 को कंप्लीट कर दिया था और अध्याय 1 के धारा 1 में संक्षिप्त नाम और प्रसार का जिक्र किया था। धारा 2 में किन किन अधिनियमों को निरसित कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया, उसकी बात हुई थी। धारा 3 में कुछ शब्दावलियाँ थी, उसकी बात हुई थी। कुछ शब्दावलियाँ बच गई थी, 12-15 शब्दावली हमारा शायद बचा हुआ था, उसको मैंने इधर लिख दिया है। उसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ पहले और उसके बाद हम लोग अध्याय 2 आएंगे। अध्याय 2 में 4 से लेकर 8 तक 4, 5, 6, 7, 8 5 धाराएं हैं। पांचों धाराओं को जिक्र कर दिया, यानी आपका आज इस वीडियो के बाद अध्याय 1 और अध्याय 2 जो है वो आपका पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। ठीक है, और इसके जो पिछले वीडियो जो मैंने बनाया है CNT पर, उस पर मैंने पूरा खाका आपको CNT एक्ट पर बता चुका हूँ। एक संक्षिप्त परिचय भी दे चुका हूँ, जो महत्वपूर्ण संशोधन हुए हैं उसको भी बता चुका हूँ। ठीक है, तो आइए बिना समय को बर्बाद किए हुए हम लोग चलते हैं कि जो मुख्य शब्दावलियाँ जो धारा 3 के अंतर्गत बच गई थी, अध्याय 1 धारा 3 के अंतर्गत जो बच गई थी, उसमें सबसे पहले शब्दावली जो सबसे महत्वपूर्ण जो आता है, क्वेश्चन पूछा जाता है इसे मैंने लास्ट में लिख दिया है जगह की कमी के कारण। ये इम्पॉर्टेंट है, इसे पूछा जाता है। स्थावर शर्त क्या है? ठीक है, स्थावर शर्त क्या है? तो स्थावर शर्त का मतलब है दोस्तों कि ज़मीन का जो डॉक्यूमेंट्स होता है, उस डॉक्यूमेंट्स में आपको लिखा हुआ रहता है कि आपको इतना लगान देना है। तो लगान के अलावा जो शर्तें होती है, यानी कि भूमि की प्रकृति क्या है, आप उसमें कारखाना नहीं लगा सकते हैं, उद्योग नहीं लगा सकते हैं, ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकते हैं जो भूमि का मूल्य बदल जाए, उसकी प्रकृति बदल जाए, या भूमि को गिरवी नहीं रख सकते, बेच नहीं। इस तरह की तमाम शर्तें, लगान के अलावा जो शर्तें होती है, उन्हीं शर्तों को हम स्थावर शर्त कहते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। स्थावर शर्त, लगान के अलावा अन्य शर्त। ठीक है, तो स्थावर शर्त क्या हो गया? लगान के अलावा अन्य शर्त। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग, यहाँ से आते हैं। विहित। विहित का मतलब हुआ नियम। राज्य सरकार द्वारा जो नियम लागू करना, वही हुआ विहित। अधिनियम के शब्दावली विहित का अर्थ हुआ, क्या हुआ? नियम। राज्य सरकार द्वारा नियम लागू करना। तो स्थावर शर्त देखे हमने, लगान के अलावा अन्य शर्त। विहित का मतलब हुआ राज्य सरकार द्वारा नियम लागू करना। ठीक, कंप्लीट हो गया। स्वत्वधारी, इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। स्वत्वधारी का मतलब आप ज़्यादा कुछ नहीं समझिएगा। तो व्यक्ति जब न्यास के रूप में अपने आप को अधिकृत कर लेता है, ट्रस्ट के रूप में, न्यास के रूप में अपने आप को अधिकृत कर लेता है किसी फायदे के लिए, तो उसी को बोलते हैं स्वत्वधारी। ठीक है, यहाँ पर स्वत्वधारी का मतलब हुआ व्यक्ति का न्यास के रूप में, ट्रस्ट के रूप में अधिकृत होना। फिर से पढ़ते हैं, व्यक्ति का न्यास के रूप में अपने फायदे के लिए अधिकृत होना, यही हुआ स्वत्वधारी। तो स्थावर शर्त का मतलब हुआ लगान के अलावा अन्य शर्त। विहित का मतलब हुआ राज्य सरकार द्वारा नियम लागू करना। स्वत्वधारी का मतलब हुआ व्यक्ति द्वारा स्वयं को न्यास के रूप में अपने फायदे के लिए अधिकृत करना। व्यक्ति का न्यास के रूप में अपने फायदे के लिए अधिकृत होना। जब भी स्वत्वधारी की चर्चा होगी तो आप
न्यास वर्ड को याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। स्वत्वधारी व्यक्ति का न्यास के रूप में अपने फायदे के लिए अधिकृत होना। ठीक है। रजिस्ट्रीकृत, सिंपल है। रजिस्ट्रीकृत का मतलब हुआ रजिस्ट्रेशन, पंजीयन। ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स का रजिस्ट्रेशन, तो दस्तावेजों का पंजीयन, यही हुआ रजिस्ट्रीकृत। तो आपको इसमें ज़्यादा नहीं जानना है, स्वत्वधारी समझना था। व्यक्ति का न्यास के रूप में अपने फायदे के लिए अधिकृत होना। रजिस्ट्रीकृत मतलब दस्तावेजों का पंजीयन। लगान, लगान भी सिंपल है। रैयत के द्वारा भूस्वामी को भूमि के उपयोग के बदले दिया जाने वाला धन या फिर वस्तु, यही हुआ लगान। वस्तु के रूप में या फिर जिन्स के रूप में, नकद रूप में जो दिया जाने वाला जो हुआ धन, वही हुआ लगान। लगान का मतलब क्या हुआ कि व्यक्ति द्वारा अपने भूस्वामी को जमीन के उपयोग के बदले दिया जाने वाला धन या वस्तु। ठीक। रैयत या व्यक्ति के द्वारा भूस्वामी को भूमि के उपयोग के बदले दिया जाने वाला धन या वस्तु लगान कहलाता है। ठीक हो गया। अब पुनर्ग्राहा। ठीक है। पुनर्ग्राहा क्या हुआ, यह आपको पूछा जा सकता है। पुनर्ग्राहा का अर्थ मैं जो इम्पोर्टेंट हूँ है वो मैं बतला दे रहा हूँ। जैसे स्थावर शर्त, ये पूछे जा सकते हैं लगान के अलावा अन्य शर्तें। स्वत्वधारी ट्रस्ट, व्यक्ति जब न्यास के रूप में अपने आप को अधिकृत करता है। पुनर्ग्राहा पूछा जा सकता है। पुनर्ग्राहा भूधृति क्या हुआ, इस अधिनियम के तहत, इसे जिस सुप्रीम कोर्ट में भी इस चीज़ को चुनौती दी गई थी। अधिनियम कहता है कि पुनर्ग्राहा भूधृति, जो भूमि का टुकड़ा है उसको पुनर्ग्राहा, वो फिर से जो है वो ग्रहित हो जाएगी। कैसे? यदि रैयत का कोई नर वारिस न हो तो रैयत की मृत्यु के बाद भूमि का भूस्वामी को वापस हो जाना। ठीक। भूस्वामी का मतलब क्या बतलाए थे, या तो सरकार होगा नहीं तो जमींदार होगा। उस समय जमींदार था, अभी के एस्पेक्ट में क्या हो गया, झारखंड सरकार हो गई। ठीक। तो यदि कोई रैयत है, रैयत का कोई यदि कोई रैयत है और रैयत का कोई नर वारिस नहीं है, केवल पुत्री है, कोई नर वारिस नहीं है, रैयत का कोई नर वारिस न होने की स्थिति में यदि रैयत की मृत्यु हो जाती है तो उसकी भूमि जो है वो भूस्वामी को वापस चली जाएगी। इसी को बोला जाता है पुनर्ग्राहा भूधृति। ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अधिनियम कहता है, सीएनटी कहता है कि रैयत का कोई नर वारिस न होने पर रैयत की मृत्यु के बाद भूमि जो है भूस्वामी को वापस हो जाएगी। ठीक है। अब जैसे राजस्व पदाधिकारी, तो राजस्व पदाधिकारी कौन है भाई? अंचल स्तर पर सीओ है, जिला स्तर पर डीसी है। ठीक है। यही राजस्व अधिकारी है। राजस्व अधिकारी कौन है? तो जो राज्य सरकार राजस्व लगान वसूली के लिए जो अधिकारी को अधिकृत की है, सिंपल है। राजस्व पदाधिकारी राज्य सरकार द्वारा राजस्व की वसूली के लिए अधिकृत अधिकारी क्या हो जाएगा? राजस्व अधिकारी हो जाएगा। ठीक। अब देखते हैं, इस काश्तकार को हम बाद में देखेंगे, पहले देख लेते हैं भूधृति, देख के हम खत्म कर देते इधर। ठीक है। भूधृति, अभी हम भूधृति की चर्चा किए थे ना, पुनर्ग्राहा भूधृति। ठीक। भूधृति क्या है? जैसे पिछले वीडियो में हमने स्थायी भूधृति देखा था, तो उसमें उसका मतलब था स्थायी भूधारक का हित। अब भूधृति है तो भूधारक का हित। तो इसमें कौन भूधारक नहीं आएगा? तो मुंडारी खुटकट्टीदारी जो है, जो मुंडारी खुटकट्टीदारी काश्तकारी जो है वो नहीं आएंगे। आपको यही ध्यान रखना है इसको। तो भूधृति जो है आपका इम्पोर्टेंट हो गया। ठीक है। भूधृति का मतलब क्या है? भूधारक का हित। उसमें मुंडारी
खूट कटीदार काश्तकारी नहीं आती है। मुंडारी खूट कट्टीदार काश्तकारी क्या है हम आगे समझेंगे, देखेंगे। अभी कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ये याद रखना है कि भूधारक का, भूधृति का मतलब हुआ भूधारक का हित, इसको याद रखना होगा आपको। भूधृति का अर्थ है भूधारक का हित, मुंडारी खूट कटीदार काश्तकारी नहीं आती है। ठीक है, स्थावर शर्त लगान के अलावा अन्य शर्त। ठीक, अब काश्तकार जानेंगे, काश्तकार क्या है। ठीक है, तो काश्तकार बोले या रैयत बोले या भूधारक बोले, कमोबेश कुछ थोड़ा बहुत अंतर है, बाकी सब एक ही है। तो हम रैयत की बात करेंगे या काश्तकार की बात करेंगे या भूधारक की बात करेंगे, तो आपको एक ही चीज़ समझना है, ज़्यादा पेचीदा अंतर में आपको नहीं जाना है। बावजूद इसके हम बारीक जो अंतर है उसको थोड़ा सा समझ लेंगे। ठीक है, समझते हैं काश्तकार किसे कहते हैं। तो काश्तकार भी एक प्रकार का रैयत होता है। ठीक, वह रैयत जिसने किसी व्यक्ति के अधीन, मान लीजिए जमींदार के अधीन, ठीक, वह रैयत जिसने किसी व्यक्ति के अधीन भूमि को धारण किया हो और उसके बदले लगान चुकाता हो, तो वो क्या कहलाएगा? काश्तकार कहलाएगा। याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है, पूछ दिया कोई काश्तकार क्या है, तो काश्तकार भी क्या है? एक रैयत है। जो किसके अधीन रहता था? तो जमींदार जब दे देता था किसी को भूमि का टुकड़ा कि लो इसमें खेती करो और उससे हमको लगान दो, लगान चुकाओ, तो जमींदार के नज़र में वह जो रैयत था वो क्या था? काश्तकार था। ठीक है, तो काश्तकार क्या कहें, किसे कहेंगे? वह रैयत जिसने किसी व्यक्ति के अधीन भूमि को धारण किया हो और बदले में लगान चुकाता हो। ठीक, देख लीजिए, काश्तकार वह रैयत जो किसी व्यक्ति के अधीन भूमि धारण करता हो और लगान का भुगतान उसी को करता हो, यानी लगान उसी को चुकाता हो, काश्तकार हो गया। क्लियर है? स्थावर शर्त, ठीक, भूधृति, काश्तकार, पुनर्ग्रहा भूधृति। जब किसी का नर वारिस नहीं रहेगा और मर गया तो भूमि, स्वामी को भूमि जो है वापस चली जाएगी। स्वत्वधारी, जब व्यक्ति स्वयं को ट्रस्ट के रूप में अपना फायदा के लिए अधिकृत करता है। काश्तकार वह रैयत है जो किसी व्यक्ति के अधीन भूमि को धारण करता है और लगान का भुगतान उसी को करता है। लगान के अलावा जो अन्य शर्तें डॉक्यूमेंट्स में होती है, स्थावर शर्त है। भूधृति का मतलब हुआ भूधारक का हित, मुंडारी खूट कटीदार काश्तकारी नहीं आता है। 3 शब्द और हम देखेंगे शब्दावलियों में। एक गांव, ग्राम का मुखिया, स्थायी बंदोबस्ती। सवाल पूछा गया है कि सीएनटी एक्ट 1908 के किस धारा में स्थायी बंदोबस्ती का उल्लेख किया गया है? तो स्थायी आप शब्दावली देख रहे हैं तो आप ध्यान रखिएगा, यह सब शब्दावली किस में दिया गया है? तो धारा 3 में दिया गया है। धारा 1, 2, 3 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो धारा 3 में दिया गया। जैसे धारा 2 में भी इंपॉर्टेंट है कि धारा 2 का अनुसूची ख धनबाद जिला, सिंहभूम जिला का पटमदा, ईचागढ़, चांडिल थाने से निरसित कर दिया गया है। तो धारा 3 में ये सब शब्दावलियां हैं। स्थायी बंदोबस्ती पूछा गया था किसमें है? तो धारा 3 में है। स्थायी बंदोबस्ती आप लोग जानते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस लागू किया था बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। पिछले वीडियो में स्थायी बंदोबस्ती के बारे में मैं बतला भी चुका हूं। ठीक है, तो 1793 में
लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, किसी किसी बुक में गलत छाप दिया है 1798, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो स्थाई बंदोबस्ती जो है वो 1793 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लागू किया गया स्थाई बंदोबस्ती, ठीक है। स्थाई बंदोबस्ती क्या है? 1793 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा के संबंध में किया गया स्थाई बंदोबस्ती। इसमें ब्रिटिश सरकार किसके साथ बंदोबस्ती कर रही थी? किसी जमींदार के साथ बंदोबस्ती करती थी, ठीक है। उस जमींदार को बोलती थी आप इतना गांव का लगान हमको चुकाइए, और लगान जो होगा, ठीक, उस जितना आपके पास मान लीजिए 100 रुपया हुआ तो 90 रुपया हमको दीजिएगा, 10 रुपया आप रखिएगा। तो जमींदार क्या करता था? ज़्यादा से ज़्यादा लगान वसूलता था, जिससे उसको ज़्यादा पैसा हो। इसलिए किसानों का शोषण जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता चला गया, किसान गरीब से गरीब होते चले गए, ठीक है। तो स्थाई बंदोबस्ती बंगाल, बिहार, उड़ीसा के संबंध में लागू किया गया बंदोबस्ती। लगान जमींदार 1/10 भाग लेता था, सरकार को 9/10 भाग मिलता था। कहने का मतलब 100 रुपया यदि है लगान, तो 90 रुपया सरकार लेगी, 10 रुपया जमींदार लेगी, ठीक है। समझ में आया कितना ज़्यादा डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। सारा पैसा गवर्नमेंट ही ले रही है। स्थाई बंदोबस्ती धारा 3 हो गया। अब चलते हैं ग्राम और ग्राम मुखिया, 2 ठो। ध्यान दीजिएगा, स्थाई बंदोबस्ती का भी उल्लेख है, गांव का भी उल्लेख है, ग्राम मुखिया का भी उल्लेख है। तो गांव कौन है भैया? तो अधिनियम के अंतर्गत बोला गया कि कोई भी क्षेत्र, कोई भी स्थानीय क्षेत्र जिसको पर्यवेक्षण के दौरान उसको गांव घोषित किया गया हो, वही गांव है। तब इसको सजा के कैसे लिखेंगे? अधिनियम में कैसे लिखा गया उसी को एग्जैक्ट लिखा गया है, ठीक। इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं, आपको समझना है कि गांव कौन है? कोई स्थानीय क्षेत्र जिसे किसी नियम के अधीन सर्वेक्षण के द्वारा उसको लिख दिया गया है, रिकॉर्ड में लिख दिया गया है, अभिलेख तैयार कर दिया गया है कि वो गांव है और उसका ये चौहद्दी है, सीमा है, तो वो क्या है? गांव है, बस यही गांव है। चलिए क्या लिखा गया है? वह स्थानीय क्षेत्र जिसे किसी नियम के अधीन, किसी भी नियम के अधीन जो उस समय था, नियम के अधीन सर्वेक्षण कर, मतलब नापी जोखी कर, अधिकार अभिलेख, अभिलेख मतलब लिखा गया रिकॉर्ड में, तैयार कर लिया गया हो, वही गांव है। आप कैसे बोल सकते हैं इसको? कोई स्थानीय क्षेत्र जिसे किसी नियम के अधीन सर्वेक्षण के द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार कर लिया गया हो, वह गांव है, ग्राम है, ठीक है। हो गया गांव। अब ग्राम मुखिया, तो ग्राम मुखिया कौन होगा? एक गांव का भी मुखिया हो सकता है। गांव यदि छोटा है तो 2-4 गांव को मिलाकर भी मुखिया हो सकता है। उसको क्या बोलेंगे सीएनटी एक्ट में? मुखिया को कहीं मांझी बोला जाता है, ठीक है। जैसे पहाड़िया जनजाति में, संथालिया में मांझी बोला जाता है गांव के प्रधान को, कहीं मुंडा बोला जाता है, कहीं मानकी बोला जाता है, एक से अधिक गांव हो तो, कहीं प्रधान बोला जाता है, ठीक। तो यही चीज है। ग्राम मुखिया क्या है? ग्राम मुखिया किसी ग्राम या ग्राम समूह का मुखिया, चाहे वह मानकी, प्रधान, मांझी के नाम से जाना जाता हो, जाना जाता हो, ठीक है, यह है, ठीक है। तो ग्राम मुखिया क्या है? किसी ग्राम या ग्राम समूह का मुखिया, जिसे मानकी, मांझी, प्रधान या मुंडा के नाम से जाना जाता है। ग्राम मुखिया कंप्लीट हो गया। तो ग्राम, गांव भी कौन है? तो नियम के तहत सर्वेक्षण के द्वारा हम गांव बना दिए, किसी को भी, कोई स्थानीय क्षेत्र को। गांव का मुखिया कौन है? तो भाई जो मांझी, मानकी रहेगा, मुंडा रहेगा, वही गांव का मुखिया है। स्थाई बंदोबस्ती क्या है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस लाए थे पूरे बंगाल, बिहार और उड़ीसा में 1793 में। उस समय बंगाल, बिहार, उड़ीसा सब क्या था? एक ही था, बंगाल ही था। कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है।
तो पूरे उत्तर भारत में बोलिए बंगाल, बिहार, उड़ीसा जो था फैला हुआ, उसमें स्थायी बंदोबस्ती लाया गया था, जिसमें 1/10 भाग जमींदार रखते थे और 9/10 भाग, मतलब 10 भाग में से 9 भाग जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट और 1 भाग जमींदार को देता था। 90:110 का रेशियो था। ठीक है, चलिए अब अध्याय 2 में चलते हैं। शब्दावली आपकी समाप्त हो गई। अब अध्याय 2 में चलेंगे। अध्याय 2 में क्या बोला गया है शीर्षक, जैसे अध्याय 1 का शीर्षक था संक्षिप्त नाम और प्रसार, तो अध्याय 2 का शीर्षक है काश्तकारों का वर्ग। ठीक, अध्याय 4 में क्या है, देखिए इस तरह ध्यान, जैसे जैसे बतला रहे हैं उसी तरह आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तभी आपको क्लियर हो जाएगा। अभी ज़्यादा भीड़ भाड़ देखने का जरूरत नहीं है बोर्ड पर। एक काम कीजिए, पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आप लोग जल्दी से। चलिए, उम्मीद कर रहे हैं कि सारे दोस्तों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए, हाँ, अध्याय 2 धारा 4 से 8 5 धारा है इसमें। ठीक है, अब धारा इसका शीर्षक क्या है भाई, अध्याय 2 का इसमें क्या है शीर्षक इसका, धारा इसमें है काश्तकारों का वर्ग, इसका शीर्षक है। क्या है, काश्तकारों का वर्ग। इसमें काश्तकारों के वर्ग की बात की गई। जिस तरह अध्याय 1 में हमने संक्षिप्त नाम और प्रसार का बात किया था, उसी तरह ठीक इसमें काश्तकारों के वर्ग के बारे में हम लोग जानेंगे। यानी क्या जानेंगे हम लोग काश्तकार का वर्ग के बारे में जानेंगे। भूधारक, काश्तकार, रैयत, दर रैयत, खूटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत, मुंडारी खूटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत, यही ना जानेंगे हम लोग। ठीक हो गया। अब इसी को हम लोग धारा वाइज जान लेंगे। धारा 4 क्या कहता है, धारा 4 बोला है क्या धारा 4 बोला है काश्तकारों के वर्ग के बारे में बोला है कि काश्तकारों के 4 प्रकार। कितने प्रकार, 4 प्रकार। तो काश्तकारों के 4 प्रकार बोला है कौन, धारा 4। बस, अब कौन कौन अभी प्रकार अभी हम नहीं देखेंगे। ठीक है, काश्तकारों के 4 प्रकार बोला है, 4 प्रकार। ठीक, अब देखिए धारा 5 क्या बोलता है, धारा 5 बोलता है भूधारक का अर्थ। धारा 6 क्या बोलता है, रैयत का अर्थ। 7 क्या बोलता है, खूटकटीदार अधिकार प्राप्त रैयत का अर्थ। धारा 8 बोलता है मुंडारी खूटकटीदार का अर्थ। ठीक, अर्थ के बारे में बताया गया है। धारा 4 बोला कि काश्तकार के 4 प्रकार होते हैं। ठीक, धारा 5, 6, 7, 8 सबका अर्थ बताया। भूधारक का अर्थ फलाना होगा, रैयत का अर्थ ये होगा, खूटकटीदार अधिकार प्राप्त रैयत का अर्थ ये होगा, मुंडारी खूटकटीदार रैयत का अर्थ ये होगा। यही ना है। धारा 4 बोला क्या, काश्तकार का प्रकार। फिर सबका अर्थ बता रहा है धीरे धीरे। भूधारक का अर्थ, रैयत का अर्थ, खूटकटीदार अधिकार प्राप्त रैयत का अर्थ और मुंडारी खूटकटीदार का अर्थ। ठीक है, अब हम लोग इसको इतना में तोड़ दिए, उसके बाद हम लोग अंदर का बात समझ लेंगे। अध्याय 2 कंप्लीट हो जाएगा हमारा। चलिए देखते हैं। काश्तकार का 4 प्रकार बोला है। क्या क्या प्रकार बोला है भाई, पहला भूधारक, ठीक, दूसरा रैयत, ठीक, रैयत के अधीन तीसरा दर रैयत, ठीक, चौथा क्या बोला, खूटकटीदार अधिकार प्राप्त, चौथा बोला है मुंडारी खूटकटीदार की बात की गई है। तो काश्तकार का वर्ग कितना हो गया, पहला भूधारक, दूसरा रैयत, ठीक, तीसरा दर रैयत, चौथा मुंडारी खूटकटीदार। आपको याद रखना है काश्तकार का प्रकार भूधारक या उपभूधारक, इसको छोड़ दीजिए, आप इसको याद रखिए। काश्तकारों के 4 प्रकार, भूधारक, रैयत, भूधारक भूमि को जो धारण करता है वो, रैयत
ये सब काश्तकार आते हैं। मैंने पहले ही बोला था कि काश्तकार बोले या भूधारक बोले या रैयत बोले, एक ही चीज़ है। उसी को यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि काश्तकार का 4 प्रकार है, भूधारक है, उसके अंदर रैयत है, एक दर रैयत है और एक मुंडारी खूट कटीदार रैयत है। ठीक, और इसी को बाद में परिभाषित किया गया है कि भूधारक का अर्थ क्या है, रैयत का अर्थ क्या है। ठीक, मुंडारी खूट कटीदार का अर्थ क्या है, यहाँ है खूट कटीदार रैयत का अर्थ क्या है, बस यही बोला गया है। आपको याद हो जाएगा, 1 से 2 बार आप पढ़िएगा तो, कि काश्तकारों के 4 प्रकार होते हैं, भूधारक, रैयत, दर रैयत, मुंडारी खूट कटीदार रैयत। ठीक है, उसके बाद रैयत के 3 प्रकार यहाँ दे दिए गए हैं, एक अधिभोगी रैयत, अंधिभोगी रैयत, खूट कट्टी अधिकार प्राप्त रैयत। ठीक है, कुछ नहीं है। रैयत का 3 प्रकार, रैयत के अधीन जो रैयत है उसको दर रैयत बोलते हैं। क्लियर, रैयत के 3 प्रकार होते हैं। ऐसे रैयत जिसको अपनी भूमि का उपभोग प्राप्त करने का अधिकार है, भूमि से जो उपजेगा उसको उपयोग करने का अधिकार प्राप्त है, तो वैसा रैयत कौन है, अधिभोगी रैयत है। अब वैसा रैयत जिसको भूमि के उपभोग का अधिकार प्राप्त नहीं है, ठीक है, वैसा रैयत जिसको भूमि के उपभोग का अधिकार प्राप्त नहीं है, जमींदारी प्रथा में जैसा था, भूमि में काम करवा लिया, उसको मुआवजा नहीं मिला, इस तरह का चीज़, उसको बोलेंगे हम अंधिभोगी रैयत। ठीक, खूट कट्टीदार अधिकार प्राप्त रैयत मतलब कि हमको अपने खूट परंपरा, अपने वंश परंपरा से अधिकार प्राप्त है। ठीक है, वो हमारा खतियानी अधिकार है, खूट कट्टी अधिकार प्राप्त रैयत है। अपने खूट से, अपने कुल से, अपने परिवार से, अपने वंश से जो हमको उस जमीन का मालिकाना हक प्राप्त हुआ है, वही खूट कट्टी अधिकार प्राप्त रैयत है। ठीक है, हमने जमीन को दूसरे से परचेज नहीं किया है, हमने किसी से परचेज नहीं किया, ये हमारे बाप दादा की ज़मीन है, जिन्होंने जंगल को साफ करके, जैसे मुंडा में, ये मुंडा की बात हो रही है यहाँ पर, जैसे जंगल को साफ करके उन्होंने गांव को बसाया, खेती योग्य ज़मीन को बसाया, उसके बाद उसमें अधिभोग का अधिकार अर्जित किया, तो वही उनके बाद से जो वो ज़मीन पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, तो वही हमको खूट परंपरा से जो प्राप्त हुई है ज़मीन, वही खूट कट्टी अधिकार प्राप्त रैयत है। समझ में आ गया? चलिए फिर से चलते हैं एक राउंड। काश्तकारों के 4 प्रकार है, भूधारक। ठीक है, भूधारक, काश्तकारों के 4 प्रकार में भूधारक हो गया, उसके बाद रैयत, रैयत का 3 प्रकार हो गया, अधिभोगी रैयत, ऐसा रैयत जिन्हें अपनी भूमि पर अधिभोग का अधिकार प्राप्त हो, खत्म। अंधिभोगी रैयत, ऐसा रैयत जिसको अपनी जमीन पर अधिभोग का अधिकार प्राप्त नहीं हो। खूट कट्टी रैयत, वैसा रैयत जिन्हें अपनी भूमि पर खूटकट्टी अधिकार प्राप्त हो, मतलब खूट परंपरा से, वंश से, अपने दादा परदादा से इनको खूटकट्टी अधिकार प्राप्त हो, तो वैसा रैयत क्या है, खूटकट्टी रैयत। ये शॉर्ट में आप जान गए। ठीक है, भूधारक हो गया, रैयत हो गया, उसके अधीन दर रैयत, ऐसे रैयत जो किसी रैयत के अधीन हो वह क्या कहलाते हैं, दर रैयत कहलाते हैं। बता चुके हम, रैयत के अधीन जो रैयत रहेगा वो दर रैयत हो जाएगा। तो भूधारक हो गया। काश्तकार का मतलब क्या हो गया भाई, तो भूधारक भी काश्तकार है, रैयत भी काश्तकार है, दर रैयत भी काश्तकार है, मुंडारी खूट कट्टीदार भी एक तरह का काश्तकार है। ठीक है, अब मुंडारी खूट कट्टीदार, जो मुंडाओं के द्वारा जंगल साफ करके कृषि योग्य भूमि बनाया गया हो, उसको क्या बोलेंगे, मुंडारी खूट कट्टीदार। अभी हम मुंडारी खूट कट्टीदार को धारा 8 में और बढ़िया से समझेंगे। ठीक है, मुंडारी खूट कट्टीदार मतलब क्या हुआ, एक तरह से खूटकट्टी रैयत और मुंडारी खूट कट्टीदार एक है। मुंडारी खूट कट्टीदार जो मुंडा के द्वारा स्वयं जंगल को साफ करके बनाया गया और अधिकार लिया गया, जोतने के लिए अधिकार प्राप्त किया गया, खेती योग्य भूमि को धारण करने का अधिकार प्राप्त किया गया, वही भूमि मुंडारी खूट कट्टीदार है। मुंडाओं के द्वारा जंगल को साफ करके कृषि योग्य भूमि बनाया गया हो, वही क्या, मुंडारी खूट कट्टीदार है। समझ गए आप? काश्तकारों का 4 प्रकार, भूधारक हो गया, रैयत हो गया, दर रैयत हो गया, भूधारक, रैयत, दर रैयत, मुंडारी खूट कट्टीदार। ठीक, रैयत के 3 प्रकार, अधिभोगी, अंधिभोगी, खूटकट्टी रैयत। चलिए
अब धारा 4 कंप्लीट हो गया, काश्तकारों का 4 प्रकार। धारा 5 में भूधारक का अर्थ है। धारा 6 में क्या है तो रैयत का अर्थ है। धारा 7 में क्या है खूटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत का अर्थ है। 8 में क्या है आपका मुंडारी खूटकट्टीदार अधिकार प्राप्त रैयत का अर्थ है। भूधारक का अर्थ क्या है, वैसा व्यक्ति जो अपनी जमीन या दूसरे की जमीन खेती कार्य के लिए धारण किया हो। कहने का मतलब थोड़ा थोड़ा मैंने बोला था आपको अंतर है, ठीक है। भूधारक का अर्थ क्या है, यदि हमने ज़मीन को धारण किया हो, जरूरी नहीं है कि वो मेरी अपनी ज़मीन हो। यदि किसी व्यक्ति ने ज़मीन को अपनी ज़मीन या दूसरे की ज़मीन खेती कार्य के लिए धारण किया हो तो उसे भूधारक कहते हैं, ठीक। जमीन भूधारक में क्या, भूमि धारण किए हुए हैं हम, जरूरी नहीं है जमीन मेरा है, हम खाली खेती के लिए धारण किए हुए हैं भूमि। तो वैसा व्यक्ति जो अपनी जमीन या दूसरों की जमीन जो है खेती कार्य के लिए धारण किया हुआ हो, वही क्या है भूधारक है। रैयत क्या है तो रैयत, धारा 6 में रैयत का अर्थ क्या है तो रैयत का अर्थ क्या है तो वह व्यक्ति, ठीक है, वह व्यक्ति जिसने स्वयं खेती करने के लिए या किसी दूसरे से खेती करवाने के लिए भूमि को प्राप्त किया हो। मतलब ज़मीन का मालिक हम हैं और हम या तो खुद खेती करेंगे या कोई दर रैयत को दे देंगे खेती करने के लिए, किसी दूसरे को हम खेती करने के लिए दे देंगे। तो भूधारक और रैयत में थोड़ा सा अंतर है कि भूधारक स्वयं खेती करते हैं, भूमि को स्वयं धारित करते हैं खेती करने के लिए, लेकिन रैयत भूमि को धारण करते हैं, ठीक है, वो स्वयं भी खेती कर सकते हैं, दूसरों से खेती भी करवा सकते हैं। दूसरा अंतर है, भूधारक की अपनी जरूरी नहीं है ज़मीन होगी, वह दूसरों की ज़मीन भी धारण कर सकता है। रैयत जो होगा उसका अपना ज़मीन होगा, ठीक है। चलिए, भूधारक का अर्थ वैसा व्यक्ति जो अपनी ज़मीन या फिर दूसरों की ज़मीन खेती के लिए धारण करता हो और लगान चुकाता हो। रैयत का अर्थ ऐसा व्यक्ति जिसने खेती करने के लिए या करवाने के लिए भूमि प्राप्त किया हो, ठीक। भूधारक रैयत समझ गए, ये सब एक तरह से काश्तकार है। काश्तकार के बारे में आप जानते ही हैं कि काश्तकार एक रैयत है जो किसी व्यक्ति के अधीन भूमि धारण करता है और उसको लगान चुकाता है, ठीक। अब खूटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत बता चुके हैं हम आपको, वह रैयत जिसने अपनी भूमि पर ग्राम के मूल प्रवर्तक, मतलब जिसने गांव को बसाया था, उसके दादा परदादा या किसने, या उसकी नर परंपरा के वंशजों द्वारा जंगल में बनाई गई कृषि योग्य भूमि के अधिभोग का अधिकार प्राप्त हो, ठीक है। चलिए, हो गया। खूटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत का अर्थ क्या है, मेनली खूट परंपरा से जिसको अधिकार प्राप्त हुआ, वह रैयत जिसने अपनी भूमि पर ग्राम प्रवर्तक मतलब गांव को बनाने वाला या अपने वंश परंपरा से भूमि पर अधिभोग का अधिकार प्राप्त किया हो, ठीक है, वही ज़मीन जो है वो खूटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत है। आपको समझना है, ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट जो लाइन लिखा हुआ उसी को आपको जानना है, ऐसा नहीं है। खूटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत मतलब वह रैयत जिसने अपनी भूमि को पर अधिभोग का अधिकार या अपने भूमि पर खेती का अधिकार, रहने का अधिकार, अधिभोग का अधिकार प्राप्त किया हो अपनी खूट परंपरा से, ठीक है, जिसने गांव का जो मूल प्रवर्तक हो, ठीक है। मैंने पहले ही बताया है, अगर कोई जनजाति आती है जंगल को साफ करती है, जंगल को साफ करके खेती योग्य बसाती है, गांव बसाती है, खेती योग्य ज़मीन बनाता है, वहाँ पर रहने लगता है, तो वो पूरा परिवार मिलजुल कर ये काम करता है। इसलिए ज़मीन किसी की व्यक्तिगत नहीं होती, ज़मीन क्या हो जाता है परिवार का हो जाता है, खूट का हो जाता है, ठीक है। तो वही खूटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत है, ठीक। देखिए, वह रैयत जिसने अपनी भूमि पर गांव के मूल प्रवर्तक या उसकी नर परंपरा से, क्योंकि अगर पुत्री रहेगी तो ज़मीन भूस्वामी को चला जाएगा, यहाँ पर ये है कॉन्सेप्ट इस धारा के आने के बाद, ठीक है। इसलिए अपनी नर परंपरा के वंशजों द्वारा, अपने वंशज दादा से, अपने परदादा से प्राप्त किया, दादा दादा से उनके पिता, फिर उसके बाद वो अपने नर परंपरा के वंशजों द्वारा जंगल में बनाई गई कृषि योग्य भूमि के अधिभोग का अधिकार प्राप्त हो।
अब मुंडारी खूटकटी अधिकार भी सेम है, लेकिन मुंडारी खूटकटीदार में क्या है, वो मुंडा स्वयं बसाया है जंगल को, ठीक है, बस यही है। वह मुंडारी जिसने जंगल को जंगल भूमि या उसके किसी भाग को साफ किया है और जोत में लाने के लिए यानी खेती में लाने के लिए भूमि को धारण करने का अधिकार अर्जित किया हो। लिखने का तरीका क्लिष्ट हो सकता है अधिनियम में, लेकिन आपको समझना होगा इस प्रकार, वह मुंडारी जिसने जंगल के किसी भाग को साफ किया हो और उसे खेती योग्य बनाया हो और उसमें खेती करने के लिए अधिभोग का अधिकार अर्जित किया हो, वही है मुंडारी खूटकटीदार। वही मुंडारी खूटकटीदार है और खूटकटी अधिकार प्राप्त रैयत है। खूट परंपरा से जो हमको अपने ज़मीन पर मालिकाना अधिकार प्राप्त हुआ है, वही खूटकटी अधिकार प्राप्त रैयत है। धारा 4 काश्तकारों के प्रकार, 4 प्रकार देखे हमने, भूधारक देखे, रैयत देखे, दर रैयत देखे, मुंडारी खूटकटी अधिकार रैयत देखे। रैयत के प्रकार अधिभोगी, अंधिभोगी, खूटकटी अधिकार प्राप्त रैयत। धारा 4 काश्तकारों के प्रकार खत्म। फिर सब में अर्थ है, 5 में भूधारक का अर्थ, 6 में रैयत का अर्थ, 7 में खूटकटीदार अधिकार प्राप्त रैयत का अर्थ, 8 में मुंडारी खूटकटीदार का अर्थ। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। और एक हमारा निवेदन यह भी है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है, आपको अगर कोई परेशानी हो रही है या आपको वीडियो समझ में नहीं आ रहा हो या आपको अच्छा लग रहा हो, तो जो भी आपको परेशानी है या प्रॉफिट है या लॉस है या कुछ आप कहना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अपना जो है वो ज़रूर करें। इससे मुझे भी समझ में आएगा कि कितने स्टूडेंट जो हैं मेरे वीडियो को फॉलो कर रहे हैं और मुझे आगे किस प्रकार का वीडियो बनाना है, या मुझे भी कुछ समझ में आएगा, क्योंकि कम्युनिकेशन ऐसे गैप हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अगर आपको आज का अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।